बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हम लोगों ने स्केलर और वेक्टर का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। कल इंट्रोडक्शन का पहला लेक्चर था और आज लेक्चर को हम लोग वहीं से कंटिन्यू करेंगे लास्ट टाइम जहां पर स्टॉप किया था। स्टूडेंट्स, आज हम लोग सबसे पहले कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर पर बात करेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर पर बात करेंगे। यानी रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पे। अच्छा, अगर वेक्टर को ब्रेक करने की बात आती है, वेक्टर्स को तोड़ने की बात आती है, तो क्वेश्चन अराइज होता है कि हम वेक्टर को 2D में ब्रेक करेंगे या 3D में। थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा। फर्स्ट कीजिए, एक वेक्टर है, यू हैव अ वेक्टर इन 2D। 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशन। 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशन। मतलब ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। सिर्फ 2 डायमेंशन है, x और y। ये एक वेक्टर है f, ये है एंगल थीटा। आप इसको कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हो तो ये दो कंपोनेंट्स इसके मिलते हैं। ये एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये। इसे आपने x कंपोनेंट बोला, इसे आपने y कंपोनेंट बोला। अगर इन कंपोनेंट्स के फॉर्मूले की तरफ आप जाओगे तो x कंपोनेंट के लिए फॉर्मूला आपने ये पढ़ा, fx बराबर है f cos थीटा और fy बराबर है f sin थीटा। ठीक है, ये बात तो शायद आप सबको मालूम भी हो। स्टूडेंट्स, जिसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, फर्स्ट कीजिए कि मैंने कहा कि ये एक वेक्टर है आपके पास, 15 यूनिट्स का मैग्नीट्यूड है। 15 यूनिट्स इसका मैग्नीट्यूड है और ये वेक्टर एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है 50 डिग्री का। मैंने वेक्टर का नाम ए दिया है। यू हैव अ वेक्टर ए, 15 यूनिट्स इट्स मैग्नीट्यूड एंड मेकिंग एन एंगल 50 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस। मैंने कहा इसके कंपोनेंट से निकाल दीजिए। इन कंपोनेंट्स को हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी कहते हैं। इसे हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी कहते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, सिंपल ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा। ए एक्स बराबर हो गया ए कॉस थीटा और ए वाई बराबर हो जाएगा ए साइन थीटा के। फिर वैल्यू पुट कर दीजिएगा। ए एक्स, ए की वैल्यू कितनी है 15, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 50। कैलकुलेटर यूज करेंगे, आंसर आएगा, ये यूनिट में है, इधर भी आप यूनिट लिख दीजिएगा। क्लियर? इसी तरह अगर y कंपोनेंट निकालना हो तो a की वैल्यू कितनी है 15, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 50। कैलकुलेटर यूज करेंगे, ए वाई निकालेंगे, इसका भी यूनिट ही लिखिएगा। राइट? तो इसका मतलब है कि अगर एक वेक्टर मैं आपको दे दूं और मैग्नीट्यूड और एंगल के साथ, और मैं उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकालने के लिए कहूं, एक्स और वाई कंपोनेंट निकालने के लिए कहूं,
हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स निकालने के लिए कहूं तो अब आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर स्टूडेंट्स? इस फॉर्मूले की प्रैक्टिस के लिए आप बुक से यानी चैप्टर नंबर 2 से न्यूमेरिकल नंबर 2 और न्यूमेरिकल नंबर 14 की प्रैक्टिस कीजिएगा। नंबर 2 और नंबर 14 की प्रैक्टिस कीजिएगा। ये प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स हैं। और अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हो तो लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन में आप लोग मुझसे डिस्कस करेंगे। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करेंगे कि इफ यू हैव अ वेक्टर इन 3D, components of a vector in 3D, in 3D। देखिएगा, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। 3D का मतलब है ये यानी इस तरीके से। ये देखिएगा, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। ये x y और ये z एक्सिस। तो x और y को तो मैंने ड्रॉ कर दिया। देखिएगा, ये और ये तो मैंने ड्रॉ कर दिया, ये और ये तो मैंने ड्रॉ कर दिया, लेकिन इसको ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है। यानी z एक्सिस को ड्रॉ करना मुमकिन नहीं होता। तो हम z एक्सिस को, ये z एक्सिस इधर होना चाहिए, पर हम लोग z एक्सिस को इधर ड्रॉ करते हैं। रीजन, बोर्ड इटसेल्फ खुद 2D होता है और 2D ऑब्जेक्ट पर कभी भी 3D का ग्राफ नहीं बनता। तो z एक्सिस होना इधर चाहिए ऐसे, पर आपने ड्रॉ इधर किया है। यहां पे रखिएगा कि बजाय तो ये एंगल 90 नहीं है, पर x, y और z एक्सिस तीनों एक दूसरे के साथ कितने का एंगल बनाता है? 90 डिग्री का। ये तीनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है। क्लियर? ओके। अच्छा देखिएगा, फर्ज कीजिए कि ये एक वेक्टर है, दिस इज वेक्टर A, दिस इज वेक्टर A, ये वेक्टर A है। वेक्टर A x एक्सिस से ये जो एंगल बना रहा है, ये ले लीजिए अल्फा। y एक्सिस से ये जो एंगल बना रहा है, ये ले लीजिए बीटा। और z एक्सिस से ये जो एंगल बना रहा है, इसे ले लीजिए गैमा। x एक्सिस से जो एंगल बन रहा है वो अल्फा, y एक्सिस से जो बन रहा है बीटा, और z एक्सिस से जो एंगल बन रहा है वो है गैमा। अगर एक वेक्टर 3D में है तो उसके 3 कंपोनेंट्स होंगे, x, y और z। अगर x कंपोनेंट की बात करेंगे तो उसके लिए फिर फॉर्मूला ये होगा a cos अल्फा, a y का फॉर्मूला होगा a cos बीटा, और a z का फॉर्मूला होगा a cos गैमा। स्टूडेंट्स, यहां पर आप ये याद रखिएगा कि 3D में जब वेक्टर के कंपोनेंट्स निकालते हैं तो x कंपोनेंट के लिए एंगल x एक्सिस से, y कंपोनेंट के लिए एंगल y एक्सिस से और z कंपोनेंट के लिए एंगल z एक्सिस से लेते हैं। और ax बराबर होगा a cos अल्फा, ay बराबर होगा a cos बीटा और az बराबर होगा a cos गैमा। इसमें सब में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो cos का इस्तेमाल है। क्लियर? चलिए ठीक है। अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, फर्ज कीजिए मैंने कहा इफ यू हैव अ वेक्टर, आपके पास एक वेक्टर है, यू हैव अ वेक्टर।
ए ले लीजिए, आपके पास वेक्टर ए है। फिर मैंने कहा कि इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, वैल्यू भी मैंने निकाल ली। वो 3 कंपोनेंट ये हैं 3, 2 एंड 6। अज्यूम एक वेक्टर है 3D में है, तो 3 कंपोनेंट्स होंगे x, y और z, वो मैंने निकाल ली है 3, 2 एंड 6। अब मैंने आपसे पूछा बताइए इसमें x कंपोनेंट की वैल्यू कौन सी है, y कौन सी है, z कौन सी है। अब ये तो हम नहीं एक्सप्लेन कर सकते, मतलब ये बताना मुमकिन तो नहीं है फिलहाल कि इसमें x कौन सा, y कौन सा, z कौन सा है। रीजन क्योंकि ये कंपोनेंट्स इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन में लिखा गया है। वेक्टर का रूल है कि अगर एक वेक्टर 3D में होगा और आप उसके कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो x कंपोनेंट की पहचान के लिए आपको एक अल्फाबेट इस्तेमाल करना पड़ेगा और वो है I। y कंपोनेंट की पहचान के लिए और y कंपोनेंट की पहचान के लिए आप अल्फाबेट इस्तेमाल करेंगे J, और z कंपोनेंट की पहचान के लिए आप अल्फाबेट इस्तेमाल करेंगे K। और चूंकि इनको I J K के बगैर मेंशन किया गया ये इसलिए इनकम्प्लीट है। अब अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं I, दिस इज J, दिस इज K। अब मैं आपसे पूछूं बताइए इसमें x कंपोनेंट की वैल्यू कौन सी है, आप कहेंगे 2, I इसके साथ है। अगर मैं आपसे कहूं कि z कंपोनेंट की वैल्यू कौन सी है, आप कहेंगे 6। तो इस तरीके से आप x, y, z कंपोनेंट की पहचान दे सकते हो। तो फिर एक सवाल पैदा होता है कि जो I J K हमने लगा दिया, क्या इससे रिजल्ट चेंज नहीं हो गया? सुनिए गौर से, I J K को हम लोग यूनिट वेक्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर ऐसे वेक्टर को कहते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। जिनका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1, और 1 से कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाए तो उसके रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए इनकी वैल्यूज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अलबत्ता इनकी सिर्फ पहचान बनेगी। I J K से इनकी सिर्फ पहचान बनेगी कि कौन सा x कंपोनेंट है, कौन सा y है और कौन सा z कंपोनेंट है। क्लियर स्टूडेंट? चलिए ये तो बात हुई कि वेक्टर को 3D में आप पहचानेंगे कैसे। अब मैथमेटिकली लिखेंगे कैसे? तो सिंपल एक रूल बनाया गया है कि अगर वेक्टर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फॉर्म में हो, I J K की शक्ल में हो और आपको मैथमेटिकली वेक्टर को लिखना है तो आप उनको सिंपली एडिशंस की फॉर्म में लिख दीजिए, प्लस की फॉर्म में लिख दीजिए, यानी इस तरीके से लिख दीजिए दिस इज वेक्टर है 2I प्लस 3J प्लस 6K। क्लियर? अच्छा यहां पर एक चीज और क्लियर कर दूं, ये भी कोई रूल नहीं है कि पहले x होगा फिर y होगा फिर z होगा। ऐड करना जरूरी है, प्लस की फॉर्म में लिखना जरूरी है। I J और K ये सीक्वेंस ऐसा हो, ऐसा कोई रूल नहीं है। ये तो हम अपनी आसानी के लिए पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं फिर z लिखते हैं, पर ऐसा कोई रूल नहीं है। क्लियर स्टूडेंट? ओके चलें और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज अ वेक्टर। एक वेक्टर है, तो अगर A इज अ वेक्टर तो इसके पास दो चीजें होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। If A is a vector, then it should have two values. Number one magnitude, number two direction. मैंने कहा इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल कर दीजिए।
इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल कर दीजिए। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे वो जरा सीख लीजिए। इधर देखिएगा, ये वेक्टर है, इसको मैग्नीट्यूड बनाइए। लास्ट टाइम बनाना सीखा था, इधर मॉड लगा देंगे, इक्वल एथलेटिक्स, ये मैग्नीट्यूड बन गया। इसे पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। इधर क्या करेंगे, रूट लेंगे और तीनों कंपोनेंट के स्क्वायर का सम कर लेंगे। रूट लेंगे और तीनों कंपोनेंट के स्क्वायर का सम कर लेंगे, यानी 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। ये 3D का पाइथागोरस थ्योरम है, आप डायरेक्ट यूज करेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ ए को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज ए। इसे सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, सबको प्लस कीजिए तो ये हो गया 40, 49, 49 का रूट लिया 7, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 7 हो गया। क्लियर? चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट कीजिए, इट इज अ वेक्टर बी 2i माइनस 2j प्लस k, ये वेक्टर। अब आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। इधर मॉड लगाइएगा, इक्वल लगाइएगा, ये रूट लीजिएगा और तीनों कंपोनेंट के स्क्वायर का सम कर लीजिएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ बी को आप सिर्फ बी भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1, सबको प्लस किया, 9, 9 का रूट लिया 3 जो है वो वेक्टर बी का क्या है, मैग्नीट्यूड है। क्लियर? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा इट इज वेक्टर ए i माइनस 2j प्लस 3i, i माइनस 2j प्लस 3i। अगर इस तरह की कोई वैल्यू लिखी हुई हो जिसमें कंपोनेंट्स मोर देन 1 टाइम नजर आ रहा हो, तो पहले आप उनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा। यानी आप पहले इनको, ये i है, ये 3i है, ऐड कर लीजिएगा 4i माइनस 2j, ये, और फिर रूल को फॉलो कीजिएगा। इधर मॉड लगाया, रूट तीनों कंपोनेंट के स्क्वायर का सम, जो नहीं है उसको यूज नहीं करेंगे। तो ये हो गया 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। मॉड ए को सिंपल ए लिखेंगे, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया आपके पास 20 का रूट लेंगे, ये समथिंग आंसर मिल जाएगा आपको। क्लियर? तो स्टूडेंट इस तरीके से आप लोग वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, राइट? अब आप लोग एक काम करेंगे, बुक का क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करेंगे। मैं हिंट दे देता हूं, इसमें वेक्टर ए गिवन है कंपोनेंट्स की फॉर्म में, कंपोनेंट्स की फॉर्म में, जैसे फॉर एग्जांपल 2i माइनस 6j प्लस 3k, अज्यूम ये है। इस वेक्टर का x एक्सिस से, y एक्सिस से और z एक्सिस से एंगल निकालना है, यानी अल्फा निकालना है, बीटा निकालना है और गैमा निकालना है। फॉर्मूला आपके पास है, ये फॉर्मूला। तो इसमें सबसे पहले देखिएगा, मैग्नीट्यूड निकाल लीजिएगा इस वेक्टर का। पहले स्टेप पे क्या निकाल लीजिएगा, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ये निकालिएगा। फिर इसमें कंपोनेंट्स की वैल्यू को सेपरेट कर लीजिएगा, ax 2, ay माइनस 6 और az 3।
I x कंपोनेंट, j y कंपोनेंट, ये z कंपोनेंट। आप ये वैल्यू सेपरेट कर लीजिएगा और उसके बाद सिंपली फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा। अल्फा निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा, a cos अल्फा। बीटा के लिए a y a cos बीटा और गैमा के लिए a z a cos गैमा। और यहां से अल्फा, बीटा और गैमा की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये काम आप लोग करके रखिएगा, लेक्चर्स को रिपीट करके रिवाइज करके देखिए, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद होने चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए। अगर लेक्चर्स में कोई कंफ्यूजन हो तो लाइव क्वेश्चन आंसर सेक्शन में डिस्कस कीजिएगा। जो होमवर्क दिया है जैसे कि ये आपको लाजमन करना है, जैसे ये आपको करना है। अगर इसके सॉल्यूशन में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन में ये आप मुझसे डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।